गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर। तो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर में हमारे पास कुछ डिसऑर्डर आते हैं। जो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर रहेगा दैट इज़ मायोपिया। तो मायोपिया को अगर मैं नॉर्मल टर्म में बोलूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको लास्ट बेंच पे बिठाते हैं और अगर उनको बोर्ड देखने को बोले तो उनको अक्सर बोर्ड में जो लिखा हुआ होता है उसको देखने में बहुत दिक्कत होती है, राइट। दूसरा क्या होता है कि उन लोगों को जो बुक रीडिंग होती है, जब वो रीडिंग करते हैं तो उनको क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पास से बुक को रीड करते हैं। क्लियर। और कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, या फिर उनको क्या होता है, उनको आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है। अगर आपको ऐसा छोटे बच्चों में दिखता है तो हो सकता है कि उनको क्या है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। वो कौन सा है, दैट इज मायोपिया। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, उन लोगों को ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। आजकल छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि उनका जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ों का। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया का अदर नेम क्या है। तो अगर हम मायोपिया की बात करते हैं, उसका जो अदर नेम होगा दैट इज नियर साइटनेस। ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, नियर साइटनेस। अगर आप नियर साइटनेस, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि मायोपिया का अदर नेम क्या है, फार साइटनेस बोलेंगे कि उसको तो दूर का नहीं दिखाई देता, तो नियर साइटनेस क्यों हो रही है, तो उसको याद रखने का एक तरीका है। मायो, जैसे आप याद रखने के लिए, मायो छोटा होता है ना, मायो है ना, छोटा होता है। तो मायो मीन्स ये किसको होगा, छोटे बच्चों को, ये याद रखने के लिए। ठीक है। नियर साइटनेस मीन्स नियर की साइट क्या होगी, नियर की साइट मतलब नजर कैसी होगी, नाइस होगी। तब याद रहेगा, नियर साइट कैसी होगी, नाइस होगी, है ना। चलो, ये तो याद रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर लॉस किसका होता है, तो लॉस होता है इसमें फार विजन। यहाँ पर क्या हो जाता है, फार विजन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मायोपिया में। क्लियर। और अगर हम देखेंगे कि इसमें गुड कौन सा विजन होगा, एकदम परफेक्ट, तो वो कौन सा होगा, नियर विजन। यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये इस टाइप के जो पेशेंट हो गए, नियर विजन क्या होता है उनका बच्चों, एकदम परफेक्ट होता है। तो अब अगर हम मायोपिया को अगर हम एनेटमिकली देखेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू जानते हैं कि मायोपिया में अक्सर होता क्या है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो लेंस का साइज होता है, वन बाय वन बताऊंगी। लेंस का जो हमारे साइज होता है बच्चों, वो कितना होता है, दैट इज 10 mm। क्लियर हो गया। लेंस का साइज कितना होता है, 10 mm। क्लियर हो गया। लेंस का जो डायमीटर है दैट इज 10 mm। ठीक है। तो नॉर्मली क्या था हमारे पास, क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो लेंस का साइज होता है 10 mm का होगा। मीन्स आप उसको बोल सकते हो हमारा जो लेंस होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स। क्लियर। बाई कॉन्वेक्स होता है। तो जैसे ही इस बाई कॉन्वेक्स से आपकी जो लाइट रे गुजरती है, ये हमारा रेटिना है, ये हमारा लेंस है। जैसे यहाँ से रेज आती है, अब वो रेज क्या होती है, डायरेक्ट फॉल कहाँ होगी, हमारे रेटिना के ऊपर। और जैसे रेटिना के ऊपर हमारी रेज फॉल होगी, जो सामने इमेज जो बनी हुई है वो एग्जैक्ट कहाँ बनेगी, हमारे रेटिना पे। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमारे लेंस का साइज एकदम परफेक्ट है। क्लियर। चलिए, ये तो थी एक नॉर्मल कंडीशन। अब जिनको मायोपिया होता है उनके साथ होता क्या है, उनका ये जो लेंस होता है ये बाय कॉन्वेक्स नहीं होता है, उनके लेंस की कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है। ये पहली कंडीशन है। कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई मतलब वो इतना परफेक्ट होना चाहिए था, अब वो एक ज़्यादा ही गोल हो गया है। ठीक है। तो अब जब भी यहाँ से लाइट रेज पड़ेगी, ये है हमारा रेटिना। ठीक है। और ये है हमारा यहाँ पर लेंस। अब जैसे यहाँ पर रेस पड़ेगी या कोई ऑब्जेक्ट वो देखेगा, अब लेंस इतना ज़्यादा चौड़ा हो चुका है तो उसकी रिफ्रैक्शन की पावर बढ़ जाती है, मतलब उसकी लाइट वहीं फैल जाएगी, आपके एकदम पास में ही फैलेगी। तो जैसे ही वो कोई ऑब्जेक्ट देखेगा, अब आपका लेंस इतना चौड़ा हो चुका है तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी और इमेज कहाँ फॉल होगी, वो वहाँ रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएगी। और इमेज कहाँ फॉल होगी, सीधा आपकी फॉल होगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहाँ फॉल हो रही है आपकी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्लियर हो गया। ये समझ आ गया, इमेज कहाँ फॉल हुई आपके, एकदम ठीक रेटिना के सामने।
तो ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन था, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। आपको अगर मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, आपने देखा होगा हमारे पास टॉर्च होती थी पुराने ज़माने में, सिल्वर कलर की होती थी, ठीक है, उसका शीशा बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता था आगे से, तो जैसे ही हम लोग रात को अंधेरे में लेके जाते थे तो हमें लगता था बहुत दिखाई देगा उससे, बट वो दूर तक नहीं देख पाता था, वो बस वहीं पैरों के पास उसका उजाला आता था। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंस था वो इतना बड़ा लेंस था, ठीक है, जितना पतला लेंस होगा उतनी ही उसकी रिफ्रैक्शन क्या होगी, फैलने की क्षमता कम होगी, बट उसको वो दूर तक लाइट जाएगी। अब जितना ही मोटा या चौड़ा लेंस होगा उसकी फैलने की क्षमता बढ़ जाती है, बट वो दूर तक उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक है, उसकी लाइट यहीं पड़ेगी पर वो दूर नहीं जा पाएगी। समझ रहे हो आप? ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब आपको डेफिनेशन इजीली समझ आ गई, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये है हमारी एक नॉर्मल सिचुएशन थी ये वाली, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। और ये कैसी थी हमारी, ये थी हमारी मायोपिया की कंडीशन। मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है, लेंस का जो साइज होता है, कॉन्वेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिफ्रैक्टिव पावर भी क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डेफिनेशन। आप इस ऐसे ना एग्जाम्पल में याद रखने हैं, छोटे बच्चों को लेके रखना, आप कभी नहीं भूलोगे ये मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो डेफिनेशन में लिखिए बच्चों, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस इंक्रीज, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस इंक्रीज, ऑफ लेंस इंक्रीज विच इंक्रीज द, हमने बोला कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई मतलब इतना मोटा हो चुका है लेंस, तो क्या होगा उसकी वजह से, विच इंक्रीज द, विच इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस, विच इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस, फिर जिसकी वजह से क्या होगा, हेंस इमेज जब कहाँ फॉल होगी, जब रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ चुकी है उसकी, हेंस इमेज फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्लियर हो गया, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इसके कॉज। तो कॉज में जो बच्चों फर्स्ट कॉज है वो क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट कॉज हमने क्या लिखा था, फर्स्ट कॉज है इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, मीन्स ये। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सेकंड पॉइंट होगा हमारा increase refractive power of, increase refractive power of लेंस, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगी, इमेज कहाँ पड़ेगी आपकी, कॉर्निया के सामने, नहीं ये तो लेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट होगा इफ आई बॉल इज टू लॉन्ग, इफ आई बॉल इज टू लॉन्ग, अब मैं इसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ। इफ आई बॉल इज टू लॉन्ग उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज वेव लेंथ ऑफ, इंक्रीज वेव लेंथ ऑफ आई बॉल, ठीक है, की वजह से क्या होगी, आपकी क्या होगी, जो वेव लेंथ होगी आई बॉल की, एक्सियल लेंथ होगी आई बॉल की, वो भी क्या हो जाएगी आपके, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसका मेन कॉज, थर्ड कॉज होगा बच्चों
इफ इंक्रीज द कॉर्निया कर्वेचर। ठीक है, चलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है और थर्ड वाला आपको ये याद रखना है। चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके कॉज के बारे में वन बाय वन। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, लेंस मोटा हो चुका है। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि इफ आपका आई बॉल टू लॉन्ग हो गया। नॉर्मली हमारा जो बच्चों आई बॉल होता है, ये जो हमारा आई बॉल होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 25 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं, इसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, आपके कॉर्निया से लेकर स्टार्ट होती है आपके कहाँ तक, रेटिना तक। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिन बच्चों का अभी लेंस नॉर्मल है, ठीक है, लेंस मान लो उसका एकदम परफेक्ट है, बाई कॉन्वेक्स है, बट अब उसके क्या हो चुका है, जो आई बॉल का साइज था अब वो बढ़ चुका है। समझ रहे हो, आई बॉल का साइज क्या हो चुका है, अब बढ़ चुका है। अब आई बॉल का वेव, इसका जो एक्सियल लेंथ था वो इतना नहीं है, अब वो क्या हो गया है, मोर देन 40 सेंटीमीटर। आप ऐसा याद रखो, इतना बड़ा हो चुका है। अब ये अब क्या होगा, जब यहाँ से नॉर्मल अपना लेंस क्या है, लाइट कोई ऑब्जेक्ट की लाइट लेके आएगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वो देखेगा, वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा बच्चों, जो यहाँ से इमेज बनेगी वो क्या करेगी, वो इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना तो यहाँ है क्योंकि उसके आईबॉल का साइज बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसकी जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों, क्योंकि उसकी जो है एक्सियल लेंथ क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। चलिए अब ये आपके आई बॉल का साइज ये बढ़ा कैसे, इसका जो मेन कॉज होता है, जो ये आपके आई बॉल का साइज बढ़ रहा है, उसका कॉज हो सकता है इंजरी, है ना, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आपके आई बॉल में स्वेलिंग आ गई है, उसकी वजह से आपके आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया है। तो लेंस तो अपना नॉर्मल काम करेगा, वो तो अपनी इमेज वही बनाएगा जितनी उसकी वेवलेंथ होगी, है ना, जितना उसका मतलब जितनी उसकी पावर होगी। अब आपका जब आई बॉल ही बढ़ चुका है तो उसकी इमेज ऑब्वियसली कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के बनेगी। क्लियर हो गया, कॉज क्या हो सकता है आई बॉल के साइज बढ़ने के, इंजरी हो सकती है। स्कूल में जैसे बार बार टीचर लोग मारते हैं, सर पे मारते हैं, सर पे मारते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आई बॉल में स्वेलिंग आ जाए, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चों के सर पर नहीं मारना है, उससे भी क्या हो सकता है, चश्मा लग सकता है बच्चों को। ठीक है, याद रखने के लिए। दूसरा आपका क्लियर हो गया, ठीक है, आपकी जो एक्सियल लेंथ वाला पॉइंट था आपके कॉज वाला वो भी क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, दो रीजन तो पता चल गए, थर्ड देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने बोला कि इफ इंक्रीज द कॉर्निया कर्वेचर। ठीक है, कॉर्निया का कर्वेचर या कॉर्निया का जो साइज है वो कैसे इंक्रीज होगा, है ना। अब क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो कॉर्निया होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे होता है, और यहाँ से क्या होगा, आपका आई बॉल का नॉर्मल शेप होगा। अब नॉर्मली अब डिजीज कंडीशन में क्या होगा, किसी वजह से हो सकता है, जो लोग बार बार मतलब इन्फेक्शन हो गया आई में, या फिर कॉर्निया बाय बर्थ थी उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो इसमें क्या होगा, जो आपका कॉर्निया होगा वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, आपका कॉर्निया क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर, कॉर्निया का क्या हो गया है, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो गया। अब जैसे यहाँ से लाइट पड़ेगी, क्लियर, यहाँ पर आपका लेंस होगा, लेंस आपका नॉर्मल शेप में। अब जैसे यहाँ से लाइट पड़ेगी, कॉर्निया ने तो इतना ज़्यादा साइज बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो कहाँ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बनेगा, वो भी आपके रेटिना तक नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, आपकी इमेज फिर भी कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्लियर, तीनों कॉज क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं। ठीक है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो आएगा वो बच्चा आपको कंप्लेंट करेगा कॉन्टिन्यूअस हेडेक। ठीक है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होगा, आपका बच्चा कंटिन्यू हेडेक आपको कंप्लेंट करेगा हर वक्त। दूसरा होगा उसका कि उसको क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा आईज पर, जब भी वो पढ़ेगा पढ़ाई करेगा, स्ट्रेन ऑन आई उसको फील होगा। थर्ड क्या होगा उसका,
ब्लर विजन होगा, ठीक है। जब भी वो दूर से कोई चीज़ देखेगा तो उसका विजन कैसा होगा, ब्लर होगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो अक्सर आपने भी अपने आप में फील की होगी, है ना। तो आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि इस बच्चे को क्या है, मायोपिया है, तो अब क्या करना है। हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में जो फर्स्ट होता है, मैंने आपको जो बताया था कि हमारे पास एक फार विजन लॉस के लिए हमेशा हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका विजुअल एक्विटी टेस्ट। क्या बोलते हैं, विजुअल एक्विटी टेस्ट बोलते हैं उसको। क्लियर। अब ये जो विजुअल एक्विटी टेस्ट में है, इसमें कौन सा टेस्ट होता है, चार्ट यूज करते हैं, दैट इज स्नेलेंस चार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर का। क्लियर, 6 मीटर का डायमीटर था, डिस्टेंस था। फाइन, ये तो था फर्स्ट। दूसरा, अब आपको पता चल गया है कि फार विजन उसका लॉस है, आपने विजुअल एक्विटी टेस्ट कर दिया, वो नहीं पढ़ पाया लास्ट की, जो ये लास्ट की 2 3 4 लाइंस थी, ठीक है, ये वाली नहीं पढ़ पाया जो 6 मीटर से पढ़नी थी, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो कि उसका क्या है, लो विजन है। अब लो विजन के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन टेस्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब आपको इसमें चश्मा डिसाइड करना है उसको कितने नंबर का लगेगा, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, आपके क्लासेस डिसाइड करने के लिए कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगेगा। नेगेटिव में लगता है ना, हम बोलते हैं ना इसको, हाँ -0.25 का चश्मा लगा है। वो क्यों, क्योंकि आपको क्या है, दूर की चीजें दिखाई नहीं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन टेस्ट होगा फिर आपका उसके बाद, ठीक है। आपने देखा ही होगा, पहले चार्ट पढ़वाते हैं, फिर आपको वो लेंस वाले रूम पे भेज देते हैं, उसके बाद आपका स्लिट लैंप एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करने का रीजन ये होता है कि आप उसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ आई चेक करते हो, आपको देखना है ना आपकी आई पर कितना जोर पड़ रहा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आई आप इसमें क्या करते हो, चेक करते हो। ये थे आपके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब बात करते हैं हम हमारे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट हमें पहले ही पता है कि जब उसका लेंस क्या है, नॉर्मल ये था बाय कॉन्वेक्स, अब मायोपिया में कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई है, तो हम उसको ट्रीटमेंट में कौन सा लेंस देंगे, हम देंगे उसको कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमने उसको कौन सा लेंस दिया, कॉनकेव लेंस। अब अगर जैसे हम उसको कॉनकेव लेंस देंगे, तो जैसी वो लाइट जब रे पड़ेगी, अब क्या होगा, वो लाइट सीधी कहाँ फॉल होगी, जो रेज आएंगी, है ना, अब वो कहाँ फॉल होंगी, अब हमने करेक्शन कर दिया है, अब वो लाइट सीधी फॉल होगी आपके रेटिना के ऊपर। क्लियर हो गया। अब आपका ये करेक्शन लेंस है, ठीक है, करेक्शन लेंस है। अब आपकी लाइट इमेज कहाँ फॉल हो रही है, आपकी रेटिना के ऊपर फॉल हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया, ये हमारा इसमें जो है बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा कि आपको क्या करना है, आई में करेक्शन करना है। तो अब उसको कौन सा लग गया है, नेगेटिव नंबर का चश्मा लग गया है, माइनस का चश्मा लग गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसका एकदम अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, आपने इसको नियर साइटनेस बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, फार साइडनेस है। समझ रहे हो, फार साइडनेस, ठीक है। याद रखने के लिए क्या है कि इसकी क्या है, फार की साइड नाइस है, मतलब उसको दूर का एकदम परफेक्ट दिखता है, ठीक है। ये ट्रिक है। क्लियर हो गया, याद रखने के लिए। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें लॉस किसका होता है, लॉस तो होगा इसमें नियर विजन का, ठीक है। और इसमें जो परफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, फार फार विजन क्या होगा इसमें, एकदम परफेक्ट होगा। 2 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी, सबसे पहले हम एनेटमी देखते हैं। क्लियर। नॉर्मल हमारा आई बॉल का साइज कितना है, आई बॉल का साइज कितना है, ये हमारा रेटिना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कॉर्निया है,
और ये हमारा यहाँ पर लेंस है। क्लियर? तो साइज कितना है? दैट इज 25 to 35 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। क्लियर? चलिए, आई बॉल का साइज नॉर्मल ये। तो अब यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में किसी भी रीजन की वजह से, जैसे वहां पर आई बॉल का साइज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर आपकी आई बॉल का साइज क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? आपके आई बॉल का साइज किसी भी रीजन की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? आई बॉल का साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मली आपके आई बॉल को इतना बड़ा होना था, ऐसा राउंड होना था। ठीक है? तो समझ लेना ये नॉर्मल इतना बड़ा होना था। ये आपकी नॉर्मल लेंथ होनी चाहिए थी 25 से 35 की, बट किसी रीजन की वजह से आपकी जो लेंथ रह गई है अब वो इतनी सी ही रह गई है। ठीक है? मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर ही रह गई है। ठीक है? तो ये क्या हुआ आपके? ये कौन सी कंडीशन में हुआ? हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है? दूसरा क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पर क्या हो गया आपका? आई बॉल का साइज, आई बॉल साइज साइज क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से इंक्रीज हो गया, या फिर वही सेम इंजरी की वजह से, डिपेंड करता है ना इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? दूसरा रीजन क्या हो सकता है? अगर आई बॉल का साइज ही छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक्सियल लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? सीधी सी बात है, एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? चलिए, अब हम क्या करते हैं इसकी दूसरा रीजन। हमने वहां पर क्या देखा था कि वहां पर बच्चे का क्या था? लेंस बाइकॉन्वेक्स था और वो एकदम मोटा हो गया था लेंस, है ना? कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई थी, तो उसकी लाइट फैलने की क्षमता क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका लेंस इस शेप का होता है। अब इस यहाँ वाले लोगों को क्या हो जाता है? लेंस जो होगा आपका इस तरीके का हो जाएगा, और आपकी जो है लाइट फैलने की क्षमता क्या होगी? आपकी जो रिफ्रैक्टिव पावर जो होगी, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जितना पतला लेंस उतनी ज्यादा आपकी लाइट फैलेगी। क्लियर हो गया आपको? ठीक है? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। अब हम डेफिनेशन देखेंगे पहले थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसके कॉजेस समझाऊंगी। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ये है हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने वहां पर देखी थी कि आपकी कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस बढ़ रही थी। यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस क्या होगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस डिक्रीज, कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस डिक्रीज। ठीक है? which decrease the convexity of lens decrease, decrease the which decrease the refractive power of lens. ठीक है? refractive power of lens. आप ये मत सोचना कि कॉन्वेक्सिटी कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव पावर हो रही है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब होता है रोशनी का फैलना, और रोशनी कब फैलती है? जब आपका लेंस चौड़ा होगा। क्लियर? ये जो कॉन्वेक्सिटी बच्चों ये जो घट रही है ना, इसकी वजह से ये रोशनी फैलाएगा नहीं, ये दूर तक रोशनी भेजेगा। समझ रहे हो? जितना चौड़ा लेंस होगा उसकी फैलने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, पर वो दूर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है? जितना लेंस पतला होगा उतनी उसकी लाइट फैलने की क्षमता कम होगी, बट उसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी? बहुत दूर तक जाएगी। क्लियर? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो उसकी वजह से फिर होगा क्या? इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज क्या होगी? हेंस इमेज फॉल, हेंस इमेज फॉल इन, इमेज फॉल बिहाइंड द रेटिना। क्लियर हो गया? बिहाइंड द रेटिना। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके कॉज की। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज तो हो सकता है
कि आपकी यहाँ पर क्या हो गई है, डिक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, डिक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, मतलब आपका नॉर्मल लेंस का 10 mm का डायमीटर था, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका केव शेप का लेंस हो चुका है, मतलब लेस देन 10 mm का साइज हो चुका है लेंस का, जिसकी वजह से क्या हो गया है, आपकी लाइट की रिफ्रैक्शन क्या हो गई है, लाइट रिफ्रैक्शन पावर क्या हो गई है अब आपकी, डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है, हाँ डिक्रीज हो गई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट डिक्रीज, डिक्रीज एक्सियल लेंथ ऑफ, डिक्रीज एक्सियल लेंथ ऑफ आईबॉल, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया है। यहाँ पर आपके आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, अगर आई बॉल का साइज छोटा हो गया है तो लाइट सीधा कहाँ बनेगी, आई बॉल का साइज अगर आपका छोटा हो गया है तो अगर आपका आई बॉल का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो जो आपकी लाइट आएगी वो कहाँ पड़ेगी, आपके बिहाइंड द रेटिना, क्लियर, बिहाइंड द रेटिना आपकी क्या फॉल होगी, आपकी इमेज, क्यों, क्योंकि आपका आई बॉल क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया है, क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड कॉज था हमारा कि आपका कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज हो गया है, सॉरी डिक्रीज हो गया है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या था, इफ कॉर्निया कर्वेचर इज, कॉर्निया कर्वेचर इज डिक्रीज, या फिर क्या हो गया आपका कॉर्निया, क्या हो गया आपका बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज हो गया उसका, कैसे, नॉर्मली आपका कॉर्निया कैसा दिखता है, नॉर्मल आपका कॉर्निया कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, तो नॉर्मल आपकी जो लाइट रेस फॉल होगी वो यहीं पर फॉल होगी रेटिना पर, अब यहाँ पर आपका जो कॉर्निया है उसका साइज बहुत ही ज्यादा पतला और छोटा हो चुका है, जितना छोटा सा कॉर्निया होगा या पतला कॉर्निया होगा तो आपकी जो लाइट रे होगी वो भी कहाँ जाएगी, बहुत ज़्यादा दूर जाएगी, तो आपकी जो इमेज फॉल होगी वो कहाँ फॉल होगी, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। तो अब ऐसे लोगों को क्या होगा, ऐसे लोगों को क्या होता है बच्चों, उनको क्या होता है कि पास की चीजें उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देती, और उनको कौन सी चीजें दिखाई देती है, फिर दूर की चीजें दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इमेज ही दूर बन रही है तो उनको क्या दिखाई देगा, उनको क्या होता है, दूर की चीजें तो उनको इजीली दिखाई देती है, पर उनको क्या होता है कि जो पास की चीजें होती है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, क्लियर। चलिए अब अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करेंगे तो डायग्नोज कैसे करेंगे हम, डायग्नोज में हम उन लोगों के लिए, जैसे हमने फार विजन लॉस के लिए स्नेलर चार्ट दिया था, तो नियर विजन लॉस के लिए मैंने आपको बताया था हम उनको देते हैं दैट इज जेगर्स चार्ट, क्या देंगे, जिगर्स चार्ट देंगे, या फिर हम उनको कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है, क्या करवाएंगे हम उनको, कार्ड रीडिंग, और उसका जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का वो होगा 25 टू 35 सेंटीमीटर, जितनी हमारी एक्सियल लेंथ होती है उतना ही उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट में हम क्या देने वाले हैं, आपको पता है कि उनका जो लेंस था अभी वो कैसा हो चुका है, कुछ इस तरीके का हो चुका है, तो अब हम उनको ट्रीटमेंट में क्या, कौन सा लेंस देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि अब उनका क्या है, चश्मे का नंबर बढ़ चुका है, क्लियर, अब हम उनको मोटा चश्मा देंगे, देखा होगा बुढ़े लोगों का चश्मा ज्यादा मोटा होता है ना। चलिए हो गया, क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, प्रेस बायोपिया, तो याद ना रहे तो ये याद रख लेना, जो प्रेस बायोपिया होता है उसकी जो नॉर्मल एज होती है वो किसको अफेक्ट करता है, मेनली प्रेजेंट इन, या मेनली प्रेस बायोपिया इज मेनली सीन इन मोर देन 45 ईयर के लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है,
और उनमें लॉस कौन-सा होता है बच्चों? उनमें नियर विज़न लॉस हो जाता है, ठीक है? नियर विज़न क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है? और अगर हम इसके कॉज़ की बात करें, तो कॉज़ क्या होता है ये प्रेसबायोपिया होने का? इसमें क्या होगा, आपका जो आई का लेंस होगा, उसमें पिगमेंटेशन या हार्डनिंग हो जाएगी। कॉज़ क्या है? पिगमेंटेशन एंड हार्डनिंग ऑन पिगमेंटेशन या हार्डनिंग ऑन लेंस, ठीक है? ऐसा हो जाता है, ठीक है? ठीक है? अब अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि प्रेसबायोपिया में नियर विज़न जाता है, फार विज़न जाता है, तो आपको याद रखने के लिए प्रेस का मतलब क्या होता है? बोलते नहीं हम प्रेस वाले हैं, मतलब अखबार वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना? हम प्रेस वाले हैं भई। तो अखबार हम कैसे पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं हम एकदम पास से, पढ़ते हैं ना? तो इसमें क्या है? प्रेसबायोपिया मतलब यहाँ पर अखबार ही नहीं पढ़ी जाती, तो कौन-सा लॉस हो रहा है यहाँ पर? लॉस हो रहा है यहाँ पर कौन-सा? नियर विज़न लॉस। क्लियर हो गया? और ज़्यादा अखबार कौन पढ़ते हैं? बूढ़े लोग। तो मेनली किस एज में होगा ये? मोर देन 45 ईयर ऑफ एज में। तो आप इसमें ट्रीटमेंट क्या देने वाले हो फिर? ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें? ठीक है? ट्रीटमेंट आप दोगे उसको, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या देंगे फिर उनको? नियर विज़न लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि उनका लेंस का साइज़ कैसे होगा? बहुत ज़्यादा घिस गया होगा ना एज के साथ, तभी तो उन लोगों को एकदम क्या है, उनका जो इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द रेटिना। तो मतलब उनको पास का नहीं दिख रहा है, हम उनको ट्रीटमेंट के लिए कौन-सा लेंस देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है वो थोड़े सेम सेम ही है, क्लियर? बस उसमें एज मेंशन नहीं है और इसमें एज मेंशन है कि प्रेसबायोपिया मोर देन 45 ईयर ऑफ एज में ही होता है। एक टर्म सुनी होगी आपने बच्चों, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? आज मैं आपको टर्म टर्म पढ़ाती हूँ, फिर कल से हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बच्चों, इसमें आपका जो कॉर्निया होता है उसका कर्वेचर में क्या होती है? एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है? एबनॉर्मल, आप अगर इसमें देखेंगे तो क्या होता है इसमें? एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें क्या है, लेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या है, आपके कॉर्निया से लेना देना है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है? अब कॉर्निया का कर्वेचर कैसे खराब होता है? नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जब आप लोग बार बार सर्जरी करवाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? रिपीटेटिव सर्जरी करवाते हो। रिपीटेटिव कोई बार बार सर्जरी करवा रहा है या फिर इंजरी हो गई है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉर्निया की शेप होती है, ठीक है, कॉर्निया की जो शेप होती है वो कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ये इसके मेन कॉज है, रिपीटेटिव सर्जरी। क्लियर हो गया? अब इसमें साइन एंड सिम्पटम कैसे आते हैं, ठीक है? साइन एंड सिम्पटम आपको क्या देखने को मिलेंगे जिनको एस्टिग्मेटिज्म होगा? तो साइन एंड सिम्पटम में क्या होगा बच्चों? उनका जो है नियर एंड फार विजन दोनों ही लॉस हो जाएंगे। नियर एंड फार विजन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे, ठीक है? आपको नहीं पता कॉर्निया की शेप कैसी है, ठीक है? कॉर्निया की शेप नॉर्मली ऐसी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, कॉर्निया की शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी, है ना? अगर ऐसी होगी तो समझ नहीं आ रहा है ना कि वो कैसी है, वो डिक्रीज है, इंक्रीज है, क्या है, ठीक है? कॉर्निया की शेप आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो क्या इससे सही से विजन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों ही विजन लॉस हो जाएंगे, नियर का भी और फार का भी, ठीक है? तो क्या होगा फिर उसकी वजह से, हमको ऐसे लोगों को अगर हमें लेंस देना भी पड़ेगा तो ट्रीटमेंट में हम उनको क्या देंगे बच्चों? हम उनको देते हैं दोनों नियर प्लस फार विजन के लिए हम उनको क्या देंगे, क्योंकि उनको क्या है, मायोपिया, और मायोपिया भी है और साथ में हाइपरमेट्रोपिया भी है, ठीक है, उनको तो दोनों चीजें हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? ऐसे लोगों के लिए हम उनको देंगे कौन सा लेंस? दैट इज सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है? हमने एक ऐसा लेंस बनाया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, दोनों ही लेंस आ जाएंगे आपके, कॉन्वेक्स भी आ जाएगा और कॉनकेव भी आ जाएगा। तो हमने कैसा लेंस बनाया है? हमने बनाया है सिलिंड्रिकल लेंस। मतलब सिलिंड्रिकल बनाया है, ऐसा गोल लेंस बनाया है, ठीक है, उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब मैं आपको सर्जरी के बारे में अगर बता दूं, अगर हमें सर्जरी करनी पड़ी तो हमारे लिए क्या है, जो बेस्ट सर्जरी होती है दैट इज
लेसिक। अब ये जो लासिक होती है, लासिक को बोलते हैं हम लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमाइल्यूसिस। ठीक है, लेजर असिस्टेड इंसिटू केरेटोमाइल्यूसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लासिक बोलते हैं, माइल्यूसिस है। क्लियर? अब वैसे तो ये जो लासिक होती है ये क्या है, एक बेस्ट सर्जरी है किसके लिए? जितने भी हमारे रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर है, जितने भी रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जितने भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाए उनके लिए ये बेस्ट सर्जरी है। बट यहाँ पर करना क्या, हम कॉर्निया की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? कॉर्निया में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक थिन फ्लैप उठाएंगे और हम क्या करेंगे, उसको थिन फ्लैप को उठाएंगे और हम सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया में उसको क्या करेंगे, वहां पर लिफ्ट अप कर देंगे। क्या करेंगे हम उसको? हम अगर लिखे तो हम क्या करेंगे, अ थिन फ्लैप इज क्रिएटेड, एक थिन फ्लैप इज क्रिएटेड एंड लिफ्ट इन central lift in central part of cornea with laser। ठीक है, ये हम एस्टिग्मेटिज्म की सर्जरी करें। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसमें क्या क्या रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम आपके कॉर्निया को रीशेप कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, रीशेप ऑफ कॉर्निया। क्लियर? इसकी जो एक खासियत होती है बच्चों, ये जो लासिक जो सर्जरी होती है, ये खास बात क्या है इसमें, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या ये, एक तो ये सर्जरी क्या है, पेनलेस है, बिल्कुल पेन नहीं होता है। दूसरा, इसमें कोई भी स्टिचेस नहीं लगेंगे। क्लियर? और इसके बाद क्या है, जब आपकी सर्जरी हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बस डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्जरी है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सर्जरी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे इसकी एज पूछेंगे कि ये जो लासिक जो सर्जरी होती है इसकी बेस्ट एज क्या है, तो सबसे पहली बात कि मोर देन 18 ईयर के लोग ही इस सर्जरी को करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर एज की बात करें कि सबसे ज़्यादा ये लोग कौन से लोग करवाते हैं, तो करवाते हैं 35 से 40 साल के लोग। ये क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एज है कि वो लोग ये सर्जरी को ज़्यादातर करवाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इतना ही था हमारे रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। तो हम कल से क्या शुरू करेंगे, हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी डिजीज कंडीशन और जो होगी हमारी कैटरेक्ट। क्लियर? होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।